Good morning, everyone. So, we were discussing the most important question which had been asked by PPSC in its various exam. So, these questions are very important for the all incoming exam. So, let's start with the first question. Gandhiji sent an 11-point ultimatum to Lord Irwin before starting the civil disobedience movement. Which of the following was not included in it? जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करनी थी तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को जो है 11 पॉइंट का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने ये बातें नहीं मानी तो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट जो है हम वो स्टार्ट कर देंगे। और इसकी जो डेट है वो 1930 में जो है इन्होंने ये अल्टीमेटम जो है वो दिया था 31 जनवरी 1930। और अब हमने बताने हैं कि उसके पॉइंट्स में से कौन सा जो है वो इंक्लूडेड नहीं था। 50% reduction in land revenue and abolition of salt tax and government salt monopoly. This is a right statement. 50% cut in military expenditure and expenditure on civil administration. ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। रिलीज ऑफ ऑल पोलिटिकल प्रिजनर, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लैटर एंड यूज ऑफ खादी जो है ये सही नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि गांधी जी जो है वो काउ स्लैटर की भी बात करते हैं। यूज़ ऑफ खादी उन्होंने चलाया था अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का एक पार्ट था। लेकिन जो उन्होंने इरविन को 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिया तो उसका ये पार्ट नहीं था। तो इसका आंसर है सी। और इसके अंदर जो 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिए थे और भी था, जैसे चेंज करें आर्म्स एक्ट को, चेंज करके लोगों को जो है सिटीजन को आर्म रखने की सहूलियत दी जाए। टोटल प्रोहिबिशन की बात करी है। कस्टम ड्यूटी जो फॉरेन क्लोथ के ऊपर है उसको इम्पोज करना चाहिए, लाइसेंस वगैरह, ये सारी बातें जो है करी है। लेकिन ये वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड द यूज ऑफ खादी। Next question is authorization for the withdrawal of fund from the consolidated fund of India must come from consolidated fund of India से पैसे निकालने के लिए किस अथॉरिटी का जो है विच ऑफ फोर जो बता रखी है उसका किसका जो है हमें ऑथराइजेशन चाहिए। तो देखो हमारे जो इंडिया के अंदर जो है वो 3 फंड हैं मेन। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आता है आर्टिकल 266 के अंदर। और एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो भी आर्टिकल 266 के अंदर ही आता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और एक कॉन्टीजेंसी फंड भी होता है, वो 267 के अंदर आता है कॉन्टीजेंसी फंड। और जो कंसोलिडेटेड फंड है ये सबसे बड़ा फंड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मेंशन किया गया, जो भी गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स रिवेन्यू नॉन टैक्स रिवेन्यू आते हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाते हैं। और वहाँ से अगर कोई पैसे वगैरह निकालने हैं तो हमें जो है पार्लियामेंट का जो है वो ऑथराइजेशन जो है वो चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ गया बी। बाकी जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं तो उसके लिए ये बनाया जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके बिहाफ पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो इसको चलाता है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर जो भी पैसा टेम्परेरी इन नेचर वाला होता है जिसको बाद में चले ही जाना है वो गवर्नमेंट जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डालती है अंडर आर्टिकल 266। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच है। देखो अगर आपको पता है बी जो सैयद अहमद खान है ही इज़ नॉट द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो 1906 में जो है वो फाउंड करी गई थी। आगा खान जो है मेन, इनके साथ आगा खान के साथ और भी बहुत बंदे जो है एसोसिएटेड है फॉर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के लिए, जैसे एक के फजलुल हक है, आगा खान, ये बंदे जो है ये फाउंडर है मुस्लिम लीग के, नॉट सैयद अहमद खान। मोहम्मदन एंग्लो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो इन्होंने फाउंड किया है, सैयद अहमद खान ने। और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फोर्थ तो गलत होगी, यहाँ से ये वाला हमें पता चल गया भी ये गलत है। और तीसरा जो है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। राजा राधा कांता देव अपोज द अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। जो राजा राधा कांता देव थे, ये जो राजा राधा कांता देव थे इन्होंने जो हमारी राजा राम की टीचिंग के बिल्कुल खिलाफ बातें जो है वो ये करते थे राजा राधा कांता देव। और
इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका आंसर जो है वो डी है, 3 ओनली, क्योंकि हमें ये होम रूल मूवमेंट है, हमें पता है कि जो तिलक और एनी बेसेंट ने जो है वो चलाई है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। तो ये इसका आंसर फिर आ गया डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर वो ये क्वेश्चन भी जो मैच द कॉलम है, ये भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है। हमने जैसे अभी देखा है पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे पूछे हैं। इसके अंदर जैसे भगत सिंह जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको हैंग किया गया था, तो ए का जो है वो क्या है, ए का आंसर है फोर्थ। और फोर्थ जो है वो सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ से ए और बी तो हम निकाल देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, जो है ए और बी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको कोकोरी कंस्पिरेसी केस में जो है हैंग किया गया था, तो सी का क्या आता है, सी का आता है 2। ये देखो यहाँ पे भी फिर ये 2 वाले ऑप्शन है कि ये वाला है, तो फिर हमने ये वाला तो निकाल दिया था, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया डी आंसर आ गया इसका। सूर्य सेन जो है वो चिटांगोंग आर्मी रेड के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। डी का आ गया 1। तो यहाँ से फिर जो है हम इस तरह भी जो है एलिमिनेशन थोड़ा सा लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। गदर पार्टी वाज ए रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद इट्स हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल जो है वो इस मूवमेंट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। ये 1913 में जो है ये बनी है सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है किस तरह से जो है वो स्टार्ट किया गया था, वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसके साथ जो है इसको शुरू किया गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो है फिर वो साल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक किया गया था। डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम। और ये भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये भी अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो ये दादा भाई नौरोजी है, इनकी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर जो है इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म जो है ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है और एक्सपोज किया है ब्रिटिश को। और ही वॉज ए मॉडरेट, जो दादा भाई नौरोजी है वो मॉडरेट थे और 3 टाइम जो है वो कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, ये भी जो है हिस्ट्री और पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लिव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब हम अपनी पॉलिटी सीरीज करी थी उसके अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत सारे एक्ट्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने किया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वैरन हेस्टिंग जो था, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट द रॉबर्ट क्लिव, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विलियम बेनेडिक्ट बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। ये हमने जो है चार्टर एक्ट 1833 जब पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था विलियम बेनेडिक्ट बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो है वो सेकंड स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ये एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम अगेन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। लॉर्ड माउंटबेटन was the viceroy when शिमला कॉन्फ्रेंस took place। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई है और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो 3 जून 1946 को जो है डिक्लेयर किए गए थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये वाली 1945 में हुई थी और लॉर्ड वेवल ने शिमला के अंदर बुलाई थी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को साथ में बुलाया था टू अनलॉक डेड लॉक जो है उसको ब्रेक करने के लिए। Indian Navy revolt 1946 took place when the Indian sailor in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the government। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो जो हमारा इसका आंसर आ गया बी,
is the correct answer. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? हमारी पॉलिटी सीरीज के अंदर भी हमने फंडामेंटल ड्यूटी बहुत अच्छे से करा था, जिसके अंदर हमने देखा था, बताया भी था, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ से ये जो है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने अपनी जो पॉलिटी सीरीज के अंदर जो भी करे उसके देखा हमने कितने सारे क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ से वो निकाल लिए हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वाज अडॉप्टेड बाय, कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 16 सितंबर को जो है इसको अडॉप्ट किया था 1987 में, और इसीलिए जो है एवरी ईयर 16 सितंबर जो है वर्ल्ड ओजोन डे जो है उसको एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली उन सब्सटेंस की फेजिंग आउट की बात होती है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ये काफ़ी सक्सेसफुल जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट अगेन रिलेटेड विद इन्वायरमेंट सिट्स, और ये इट कंटेन प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फ्रॉम इलीगल ट्रेड, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये वाली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN के साथ जो है IUCN की एफर्ट्स के साथ ये बनी थी, और इसका मेन मकसद ये है कि जो भी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना है उसका इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, उसको बेसिकली ख़त्म करना है। और इट रिलीजेज रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ IUCN। तो ये नहीं है, रेड लिस्ट जो होती है वो IUCN ही जो है वो डिक्लेयर करती है। उसके अंदर एक रेड लिस्ट के अंदर जो है फिर अलग से फिर 9 कैटेगराइज करी हुई है, जैसे उसके अंदर इंडेंजर्ड आ गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ गया, एक्सटिंक्ट आ गया, नॉट डिफाइंड, इस तरह करके जो है वो लिस्ट होती है तैयार की जाती है। Next question, which of the following species in India are critically endangered according to the recent IUCN red list? Great Indian mustard, Siberian crane, Bear's pochard, नीलगिरी मिस्टस। तो ये वाली जो चारों ही हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर आती है, तो इसका आंसर जो है वो डी है। इसके अंदर हम जैसे बहुत सारी आप जो है देख सकते हैं कि जैसे एक्सटिंक्ट इंडिया के अंदर स्पीसीज कौन सी हुई है, चीता है, पिंक रेड डक है, इस तरह करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कई बार एलिमिनेशन से अगर हमें एक दो भी पता होता है तो हम जो है आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो IUCN के अकॉर्डिंग वो है, उस स्पीसीज को क्रिटिकल इंडेंजर्ड बोला जाएगा जिसका काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, जिसका आगे जाके ये है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है स्पीसीज। The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of the limits of habitable zone above the surface of earth। इसका आंसर यही है, ए इसका आंसर है। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? हैबिटेबल जोन होता है किसी भी स्टार के आसपास जहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी होती ना ही ज़्यादा ठंड होती। जैसे मान लो ये सन है, सन के आसपास ये बहुत सारे प्लैनेट है, तो यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ जो है सन के इस इतनी डिस्टेंस के ऊपर है, ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी है ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एक जो हैबिटेबल जोन है उसको हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो अर्थ हमारी प्लैनेट है, अगर वो प्लूटो की जगह पे होती तो अर्थ का जितना भी पानी है वो फ्रीज हो जाता। तो बिकॉज आर अर्थ इज 70% जो है उसके ऊपर वाटर ही है, और अगर वो मर्की की जगह पे होती तो पानी जो है वो बॉयल करने लग जाता। सो द कंडीशन आर नॉट इनहॉस्पिटेबल देयर फॉर any planet which is not falling in the Goldilocks zone. Next is, if a wetland of international importance is brought under the Montreux Accord, what does it mean? ये इंटरनेशनल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जिसके अंदर जो रामसर साइट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वेटलैंड जो है उसकी एक लिस्ट तैयार करी गई है। कौन सी लाई जाती है?
उसका इसका आंसर है ए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल करैक्टर हैव अकर्ड और आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस डेवलपमेंटल एक्टिविटी। ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर जो रामसर साइट है इंटरनेशनल वेटलैंड, उनको इसके अंदर लाया जाता है कि अब हमें लगता है कि इस जो रामसर वेटलैंड है ये वाली, इसके अंदर चेंजेस आने लग गए हैं, वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये वाले इसके अंदर जो है काफ़ी तब्दीलियाँ आने वाली है और उसको फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं जो फिर हम इसको बचाने के लिए बहुत सारे जो है काम वगैरह करें। और जो इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंटली जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर 2 साइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो आती है। फर्स्ट इज़ लोकटक लेक इन मणिपुर, ये हमें पता ही है, लोकटक लेक जो है वो मणिपुर के अंदर है। और सेकंड जो है वो हमारा है कियोलेडो नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? कियोलेडो नेशनल पार्क हमारा राजस्थान के अंदर है। ये 2 हमारी साइट जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है। वैसे इंडिया के अंदर पहले चिलिका लेक जो थी उसको नोटिफाइड किया गया था ऐसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर, लेकिन लेटर ऑन जो है उनको, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिल्टेशन होने लगी थी और उस वजह से उसको इसके अंदर डाल दिया था। फिर उसके बाद जो बहुत सारे प्रिवेंटिव और सब्जेक्ट वगैरह लिए और फिर वो ठीक हो गई। फिर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो बताना है, 3 वेटलैंड्स के नाम दे दिए हैं लेक वगैरह के, और ये बताना है कि ये वाली लेक जो है इस रिवर्स के जो है कन्फ्लुएंस के ऊपर जो है वो लाई करती है। हरिके वेटलैंड, कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज, ये हमने अपना जब रामसर साइट पंजाब के अंदर पंजाब सीरीज करा था तो हमने बताया था जो हरिके है ये रामसर साइट है, नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है और ये कन्फ्लुएंस कहाँ पे? एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर। तो इसका आंसर जो है वो 1 ओनली ही है इसका, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज ये वाला सही नहीं है, कुलोरू लेक जो है इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ये गोदावरी और कृष्णा नदी जो है उनके डेल्टा के ऊपर लाई करती है। गोदावरी एंड कृष्णा नदी के जो डेल्टा है वहाँ पे कुल्लू लेक जो है वो लाई करती है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर जो किलाडियो गना नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर है, मैन मेड इसके अंदर लेक वगैरह बनी हुई है, तो ये कौन से रिवर के ऊपर लाई करता है? इट लाई एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंभीर एंड बाण गंगा रिवर। तो इसका आंसर जो है ए, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, तो जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज What would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? जैसे हमारा कोई भी हम इकोसिस्टम में बात करते हैं तो हमारा जो ओशन होता है उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं, नेक्टोन, बेंथोस, ऐसे करके जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन दे आर द फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो हमारा आता है ट्रॉपिकल जोन जो आता है पहला, उसके अंदर जो है फाइटोप्लैंक्टन लाई करते हैं, दे आर द तो फिर अगर वो नहीं होंगे तो ओशन के अंदर क्या आएगा? द ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। अगर देखो जो फूड बनाने वाले सबसे ऊपर कैटेगरी में आते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 वाले हैं, अगर वो ही जो है ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो नीचे वालों को कैसे खाना मिलेगा? तो फूड चेन जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड होगी। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The density and volume of the ocean water would drastically decrease। तो ये वाली चीज़ हम डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में नहीं हम कुछ कह सकते कि अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे तो नेक्टोन और बेंथोस जो है उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगी। इसके बारे में कुछ जो है वो डेफिनेटली नहीं किया जाता, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। एज ए कार्बन सिंक जो है वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। तो इसका आंसर जो है वो ए है, फर्स्ट और सेकंड। हमें ये वाले जो पॉइंट भी है थोड़े ध्यान के अंदर रखने पड़ेंगे, जो थोड़ा एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट जो है वो हमें लगती है। ये करंट का क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3 इंडियन फीमेल हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर वुमेन टू अंडरगो फाइटर पायलट ट्रेनिंग इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये न्यूज़ के अंदर था, कौन सी थी ये? इसका आंसर अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहाना सिंह जो है, दे वर द फर्स्ट 3 इंडियन फीमेल हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर वुमेन टू अंडरगो फाइटर प्लॉट ट्रेनिंग इन द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट आ गया प्रोहिबिशन, ये भी हमने जो है
अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर जब रिट्स करी है तो उसके अंदर किया था, तो ये भी इजी है। प्रोहिबिट करते हैं, हायर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को कहते हैं कि आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है बिकॉज फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आ गया। तो हमने वहाँ पे 4-5 तरह की करी थी, मैंडामस, प्रोहिबिशन, हीबियस कॉप, को वारंटो सर्जरी, ये सारी हमने जो है वो करी थी इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारा, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पर्सन हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट इज, अगर जो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो खाली हो जाता है, प्रेसिडेंट भी हमने देखा, हम देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो खाली है तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, दे कैन एक्ट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये वाला जो है इसका आंसर है। तो सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट MCQ, and so we will discuss more question in the next video.